हाय एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 की बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स। एंड इस बुक के और भी चैप्टर्स चैनल पे अवेलेबल है और जो आपकी दूसरी बुक है उसकी भी चैप्टर्स चैनल पे अवेलेबल है। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है हम वो जान लेते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज द प्लेस, एक जगह, inhabited more or less permanently. The houses may be designed or redesigned. Buildings may be altered. Functions may change, but सेटलमेंट कंटिन्यूज इन टाइम टू टाइम। बेसिकली ह्यूमंस जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेटल हो जाते हैं, मे बी कि उनके हाउस जो हैं वो डिज़ाइन या फिर रीडिज़ाइन हुए, उनकी जो बिल्डिंग्स है दे मे बी अल्टर्ड, जो उनके फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाए, बट सेटलमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है। देयर मे बी सम सेटलमेंट्स विच आर टेम्परेरी एंड आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड, मे बी सीजन, और सीजन वाइज भी कभी कभी सेटलमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है और यहाँ पे आप काम करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो काम है, ये जो फैक्ट्री है, ये सिर्फ 6 महीने ही खुलती है क्योंकि इसमें जो क्रॉप्स है वो सिर्फ 6 महीने ही हार्वेस्ट होती हैं, इस वजह से। तो आप यहाँ पे जाएंगे, 6 महीने काम करेंगे एंड देन जब यहाँ पे वो क्रॉप्स होनी बंद हो जाएंगी, उस क्रॉप का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तो फैक्ट्री से आप वापस आ जाएंगे। सो आप सीजनली कहीं पे सेटल हुए हैं। अब देख लेते हैं कि टाउन्स और विलेजेस में फ़र्क क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो टाउन्स में है, टाउन्स में जो मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का, लोग बाग काम के करते हैं, वो या तो सेकेंडरी होता है, टर्चरी होता है। अब क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट लास्ट चैप्टर, तो ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि आपने पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं जिसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी के बारे में पता है। नहीं पता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, आप उस वीडियो को देखो क्योंकि चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा ही सब कुछ, इसलिए। ठीक है। While in the villages most of the people are engaged in primary occupation, लेकिन गाँव में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है, प्राइमरी होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, लूम बेयरिंग, माइनिंग एंड हस्बेंड्री। अब ये जो सेटलमेंट होता है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। आपकी बुक में 2 टाइप्स दे रखे हैं, एक है कॉम्पैक्ट जिसे हम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी कहते हैं, और दूसरा है डिस्पर्स सेटलमेंट। जो कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट मतलब कि कोई चीज़ है वो बहुत पास पास है। ठीक है। तो इसमें जो हाउसेस होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं एंड ये ज़्यादातर रिवर वैली के आसपास होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पानी है, हम जानते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे यहाँ पे सेटलमेंट होगा, यहाँ पे बहुत सारे घर होंगे। ठीक है। रिवर वैली के आसपास होता है या फिर फर्टाइल प्लेन में होता है। फर्टाइल प्लेन यानी कि जो उपजाऊ ज़मीन होती है वहाँ पे। और कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर एक कॉमन, उनका ऑक्यूपेशन कॉमन होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो यूजुअली कॉमन होता है। देन नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड। ये जो डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स मतलब दूर दूर, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो घर होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। और कुछ फीचर्स जैसे कि वर्शिप हो गया, मार्केट हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस सेटलमेंट को बांध के रखती हैं। इस टाइप का सेटलमेंट आपको ज़्यादा हिली एरिया पे देखने को मिलेगा, माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे, जैसे कि शिमला, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे आपको ऐसे टाइप के सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट के बारे में। अब कुछ रूरल सेटलमेंट यानी कि गांव के एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस सेटलमेंट की लोकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है वाटर सप्लाई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, तो ज़्यादातर सेटलमेंट वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पे रिवर्स हो, लेक्स हो, स्प्रिंग्स हो, बेसिकली जहाँ पे पानी बहुत ईजिली अवेलेबल हो। इससे क्या होता है, क्योंकि रूरल है, रूरल यानी कि गांव वाला एरिया, वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, इरिगेशन के लिए बहुत आसानी हो जाती है। एंड जो वाटर बॉडीज़ में फिशेज़ होती हैं वो भी यूज़ होती हैं। एंड नेविगेबल रिवर, नेविगेबल मतलब वो रिवर्स वहाँ तक होती है, रिवर जहाँ तक वो यूज़ हो पाए। एंड रिवर्स एंड लेक दे आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन।
देन नेक्स्ट है लैंड। सो लोग बाग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं उस जगह रहने में जहाँ पे जो लैंड है, ज़मीन है, वो फर्टाइल हो, यानी कि उपजाऊ हो, क्योंकि रूरल सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि खेती बाड़ी होगी, मतलब लोगों का जो ऑक्यूपेशन होगा, जो उनका काम होगा वो खेती बाड़ी होगा ज़्यादा, है ना। तो वहाँ पे वो लोग ऐसी ज़मीन पे रहना पसंद करेंगे जहाँ की ज़मीनें जो है वो उपजाऊ हो, जहाँ पे खेती बाड़ी ईजी हो। अब ये भी डिपेंड करता है कंट्रीज़ के ऊपर या विलेजेस के ऊपर। जैसे कि यूरोप है, सो यूरोप में जो विलेजेस हैं वो ज़्यादातर आपको रोलिंग एरियाज़ पे मिलेंगे। रोलिंग एरियाज़ यानी कि जहाँ पे छोटी छोटी हिल्स होती हैं वहाँ पे मिलेंगे, सो दैट वो स्वाम्पी एरियाज़ को अवॉइड कर पाए। स्वाम्पी एरियाज़ यानी कि वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और एग्रीकल्चर करना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे लोग बाग जो है वो ज़्यादातर लो लेइंग रिवर वैली के पास रहते हैं, वो एरिया जहाँ पे पानी होता है, एंड या तो कोस्टल प्लेन्स पे रहता है, क्योंकि ये दोनों ही एरियाज़ जो हैं दे आर सूटेड फॉर वेट राइस कल्टीवेशन, एंड राइस के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इस वजह से। देन नेक्स्ट है अपलैंड। सो अपलैंड की वजह से बाढ़ वगैरह आने का डर नहीं रहता। इससे क्या होता है, घर जो होते हैं वो थोड़े ऊंचाई में बने होते हैं, एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में लोग बाग जो है वो अपने हाउसेस बनाते हैं नियर मार्शी लैंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फ्लड, इंसेक्ट्स एंड एनिमल। देन नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल। सो बिल्डिंग मटेरियल कैसा मिल रहा है, घर बनाने के लिए जो मटेरियल है वो कैसा मिल रहा है। ज़्यादातर जैसे अगर फॉरेस्ट के पास घर है तो आपको वो घर जो है वो लकड़ी के देखने को मिलेंगे कि लकड़ी से बने हुए हैं। मतलब बेसिकली यही है कि जिस हिसाब से आपको मटेरियल मिलेगा उस हिसाब से वहाँ पे घर होंगे। अब जैसे चाइना में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोग बाग केव में रहते हैं, ठीक है। अफ्रीका में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे उनके घर जो है वो मड, ब्रिक, इन सब से बने हुए हैं। और इस्किमोज जो होते हैं पोलर रीजन में, वो अपने घर को बनाने के लिए, इग्लूज़ को बनाने के लिए आइस ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है डिफेंस। सो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि इंडिया में पहले जितने भी जो फोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर वो हिल्स पर होते हैं या बहुत ऊंचाई पर बने होते हैं, तो डिफेंस के लिए, सो दैट अगर कोई दुश्मन आ रहा है, कोई एनिमी कंट्री उन पे अटैक कर रही है, सो वो अटैक इजीली ना कर पाए, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे ग्राउंड पे बनाए जाते हैं। सो डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। देन नेक्स्ट है प्लान्ड सेटलमेंट। तो प्लान मतलब कोई प्लानिंग की गई है उस सेटलमेंट के लिए। सो कभी कभार क्या होता है, विलेजर्स अपने हिसाब से जगह चूज़ नहीं कर पाते, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, उनको खुद बना के देती है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर, शेल्टर, वाटर, ये सब चीज़ें अवेलेबल करवाती है। और इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया इसका एक एग्जाम्पल है। तो रूरल सेटलमेंट को हम काफ़ी जगह क्लासिफाई कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों के बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप ऑफ द सेटलमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग में तो यही आएगा कि किस टाइप का विलेज है। मतलब अगर वो विलेज रेगिस्तान में तो वो डेजर्ट विलेज है, अगर वो जंगल में तो फॉरेस्ट विलेज, अगर वो पानी के पास है तो कोस्टल विलेज, प्लेन विलेज, प्लेट्यू विलेज, ये सब इसके कुछ टाइप्स हैं। देन नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि वहाँ के जो लोग हैं वो काम क्या करते हैं, फार्मिंग ज़्यादा करते हैं या वहाँ पे लोग फिशरमैन ज़्यादा हैं या फिर वहाँ पे पेस्टोरल विलेजेस हैं। सो फंक्शन क्या है, काम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप ऑफ द सेटलमेंट, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। सो जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स और फॉर्म्स। तो सबसे पहला है लीनियर पैटर्न, जिसमें आपने देखा होगा कि एक रोड जा रही है और यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है और इस साइड घर है। तो कभी कभार लीनियर मतलब होता है सीधा। सो कभी कभार सेटलमेंट ऐसे होती है कि एक सीधी रोड है बीच में, या फिर कोई रिवर है, कोई कैनाल है, रेलवे लाइन है, और इधर घर होंगे और इधर घर होंगे। तो ये सीधी एक कुछ भी जा रहा है एंड देन इधर घर, दैट इज़ लीनियर पैटर्न। देन नेक्स्ट है क्रॉस शेप पैटर्न, जिसके नाम से पता चल रहा है कि रोड्स या फिर कुछ भी चीज़, कोई रिवर, कैनाल, कुछ भी ऐसे है जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, एंड यहाँ पे सेटलमेंट देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट है स्टार लाइक पैटर्न, जहाँ पे सारी रोड्स जो हैं वो कन्वर्ज हो जाती हैं, एंड यहाँ पे जो है आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। हाउसेस जो है वो ऐसे बने होते हैं और ये जो पैटर्न है ये स्टार की तरह बना होता है।
सर्कुलर पैटर्न, जो यहाँ पे पानी होता है ज़्यादातर, कोई लेक, रिवर, टैंक, ये सब चीज़ें होती हैं, और वो ऐसे बनाया जाता है सो दैट यहाँ पे जो एरियाज़ हैं वो सारे इस पानी को यूज़ कर पाएँ, एंड इसके आसपास ऐसे पैटर्न होता है। कभी कभार यहाँ पे कोई ग्राउंड होता है और वो ग्राउंड एनिमल्स के लिए होता है सो दैट एनिमल्स जो है वो चर पाएँ उसकी घास को। नेक्स्ट है टी शेप पैटर्न, जिसे हम वाई शेप या क्रॉस शेप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये कुछ टी जैसा बन रहा है और हाउसेस यहाँ पे ऐसे बने होते हैं। देन लास्ट है डबल शेप पैटर्न। सो इसमें क्या होता है, ये जो है ये बीच में कोई ब्रिज वगैरह होता है और यहाँ पे आपको हाउसेस देखने को मिलेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, कि भाई जो सेटलमेंट है यहाँ गांव का जो सेटलमेंट होता है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ के लोग। सबसे पहला तो यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जितने भी रूरल एरियाज़ होते हैं दे आर पुअरली इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर। उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, एंड वहाँ पे जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो भी बहुत कम होता है। देयर इज़ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ माउंटेन्स एंड एरिड रीजन्स, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह होते हैं या फिर रेगिस्तान टाइप वाला एरिया जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं स्पेशली वुमेंस को बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक चलना पड़ता है पानी को लेकर आने के लिए, साफ़ पानी को लेकर आने के लिए। देन नेक्स्ट है वाटर बोर्न डिजीज़। सो यहाँ पे जो साफ़ पानी होता है वो बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है, और इससे गंदे पानी यूज़ करने से काफ़ी डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि क्लोरिया, जॉन्डिस, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और कुछ कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की जो कि ये प्रॉब्लम्स फेस करती है। ड्रॉट, फ्लड, ड्रॉट मतलब कि ड्रॉट होता है बिल्कुल सूखा पड़ जाना, बिल्कुल पानी की कमी होना, और फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा पानी हो जाना। सो ये भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, और इस वजह से जिनकी क्रॉप्स है वो भी अच्छी खासी नहीं हो पाती हैं। देन नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ टॉयलेट। सो टॉयलेट की फैसिलिटी अच्छी खासी नहीं होती है। इनफैक्ट जो गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी, कूड़ा फेंकने की भी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ नहीं होती, और उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। देन नेक्स्ट है द डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटीरियल्स ऑफ द हाउस। सो उनके जो घर होते हैं दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ वुड, मड, और जो भी बेकार की चीज़ें होती हैं उनसे बना हुआ होता है, बेसिकली जुगाड़ वाली चीज़ों से बना होता है। एंड अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देन लास्ट है अनमेटल्ड रोड्स एंड लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो वहाँ पे जो रोड्स होते हैं वो मेटल के नहीं होते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा बारिश आ गई और कोई इमरजेंसी हो गई तो उनको बड़ी दिक्कत होती है अपने गांव से शहर तक आने में, और पावर भी कट हो जाता है, यानी कि लाइट्स वगैरह भी ऑफ हो जाती है बारिश के दिनों में ज़्यादातर। एंड बहुत मुश्किल है वहाँ पे एक एडुकेट हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना फॉर द रूरल पॉपुलेशन। सो अभी हमने रूरल एरिया के बारे में पढ़ा, अब हम अर्बन एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली अर्बन सेटलमेंट है क्या। द सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट एज ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, cantonment board, notified town area committee and have a minimum population of 5,000 persons. At least 75% of male workers are engaged in non-agriculture. मतलब वो एरिया जहाँ पे कम से कम 5,000 लोग रहें और 75% लोग जो हैं, जो मेल है, वो उस उनका जो ऑक्यूपेशन हो वो नॉन एग्रीकल्चर हो। एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आर कॉल्ड अर्बन। यानी कि अगर ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो चीज़ें हैं, अगर ये वहाँ पर होंगी एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट मीन्स वो सेटलमेंट जो है वो अर्बन सेटलमेंट कहलाएगी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। इसको हम क्वेश्चन में डाल सकते हैं, हाउ आर अर्बन सेटलमेंट क्लासिफाइड अराउंड द वर्ल्ड। और इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द 3 कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग अ सेटलमेंट एज अर्बन अराउंड द वर्ल्ड। व्हाट आर द 3 कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग अ सेटलमेंट एज अर्बन अराउंड द वर्ल्ड। सो इसके आंसर्स, इसकी जो हेडिंग्स डलेंगी वो ये बनेंगी, साइज ऑफ पॉपुलेशन,
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। सबसे पहले है साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो क्या होता है ना, हर कंट्री ने अपना अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है अर्बन सिटीज़ के लिए। जैसे कि इंडिया है, उसने बोला हुआ है इंडिया में ये क्राइटेरिया है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन जो है वो 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम अर्बन कहेंगे। और जैसे जापान है, जापान का क्राइटेरिया है कि एक पर्टिकुलर एरिया में 30,000 से लोग ज़्यादा रहेंगे, सो उस एरिया को हम अर्बन कहेंगे। स्वीडन में बोला हुआ है क्योंकि स्वीडन की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, सो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से रखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर एरिया में 250 लोग रहेंगे, सो उसको हम अर्बन कहेंगे। और ये जो फिगर है ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। देन नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे कितने लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, खेती बाड़ी वाला काम करते हैं, और कितने लोग जो हैं जो नॉन एग्रीकल्चर काम करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर में आ जाते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बिजनेस हो गया, और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, इन सब से रिलेटेड जो है। सो इंडिया में क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 75% से ज़्यादा मेल वर्कर जो हैं वो इंगेज है नॉन एग्रीकल्चर में, तो उस सेटलमेंट को हम अर्बन सेटलमेंट कहेंगे। ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे इटली में है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 50% से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं तो वो एरिया जो है वो अर्बन कहलाएगा। अब हमने साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के क्राइटेरिया तो देख लिए। अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के भी अपने अपने कंट्री के क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि इंडिया में ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे सेटअप होना चाहिए म्यूनसिपालिटी का, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड एरिया, इन सब में से कुछ है तो वो पर्टिकुलर एरिया अर्बन कहलाएगा। लेकिन ब्राज़ील में क्या है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर चलेगा ब्राज़ील में, चाहे वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन हो, यानी कि वहाँ पे कितनी भी पॉपुलेशन हो सकती है ब्राज़ील में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होना चाहिए, सो वो एरिया अर्बन कहलाएगा। देन नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर, जिसको हम क्वेश्चन में मैंने इसे डाला हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइट एंड सिचुएशन इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ टाउन। हमें बताना है क्या रोल है साइट का और सिचुएशन का किसी भी अर्बन सेंटर की लोकेशन को देखने के लिए। सो लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज एग्जामिन्ड विद रेफरेंस ऑफ देयर फंक्शन। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक टाउन्स रिक्वायर साइट्स ऑफरिंग नेचुरल डिफेंस, बेसिकली आपको सेफ्टी प्रोवाइड हो। देन नेक्स्ट है माइनिंग टाउन्स रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स। सो अगर एक टाउन है जहाँ पे माइनिंग सबसे ज़्यादा होती है, वो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सो डेफिनेटली वहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो ईजिली प्रोवाइड होने चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्रियल टाउन है सो दे शुड बी लोकेटेड नियर एनर्जी सप्लाईज और रॉ मटेरियल, ताकि टाइम बचे। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनिंग टाउन है और दूसरे स्टेट में मिलते हैं रॉ मटेरियल, तो यहाँ से यहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा और जो भी ट्रक वगैरह जो भी चीज़ जाएगी तो उसमें पैसा भी लगेगा। सो ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन ऐसा होना चाहिए कि यहीं पे आपको रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो जाए और यहीं पे एनर्जी भी हो जाए। टूरिस्ट सेंटर, अगर कोई टाउन है जो कि टूरिस्ट के लिए फेमस है कि वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, जैसे कि शिमला वगैरह ये सारी जगह जो है, सो वहाँ पे अट्रैक्टिव सीनरी होनी चाहिए, देखने लायक कुछ होना चाहिए, या फिर मरीन बीच होने चाहिए, या फिर स्प्रिंग विद मेडिसिनल वाटर और हिस्टोरिकल रेलिक्स। देन नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटीरियल एंड फर्टाइल लैंड। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर, जिसको मैंने क्वेश्चन में डाला है, स्टेट एनी 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अर्बन सेंटर। तो ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इससे हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला है द अर्लीस्ट टाउन वर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। सबसे पहले क्या होता था, टाउन्स जो थे वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड यानी कि बिजनेस वगैरह, इंडस्ट्री, डिफेंस, ये सब चीज़ें। आज टुडे सेवरल न्यू फंक्शंस सच एज, लेकिन आज नए नए फंक्शंस आ गए हैं जैसे कि रिक्रिएशनल, रेसिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सम टाउन्स आर नोन फॉर द फंक्शन, कुछ टाउन्स तो ऐसे जो अपने फंक्शंस के लिए ही जाने जाते हैं, जैसे कि शेफील्ड जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लंदन जो है वो जानी जाती है पोर्ट सिटी के लिए, वो मशहूर है, एंड चंडीगढ़ जो है वो फेमस है एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के लिए।
देन नेक्स्ट है टाउन्स एंड सिटीज़ आर क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। इसको हम क्वेश्चन में डाल सकते हैं, डिस्कस द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स इन द वर्ल्ड, इन व्हाट वेज टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फंक्शनली क्लासिफाइड। सो क्या होता है, सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। सो क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए एक एरिया है, एक कंट्री है, ठीक है, ये एक कंट्री है। अब इस कंट्री का जो ये जो पार्ट है ये कैपिटल है। सो इस कैपिटल में यहाँ पे हेडक्वार्टर्स होंगे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है ना। सो ये जो एरिया है, ये जो टाउन है, ये कहलाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। जैसे कि न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। न्यू दिल्ली किसका कैपिटल है, इंडिया का, ठीक है ना। कैनबेरा इसका एग्जाम्पल है, कैनबेरा किसका कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया। मॉस्को किसका कैपिटल है, रशिया। वॉशिंगटन डीसी। सो ये कुछ एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के। देन नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। सो क्या होता है ना, काफ़ी सारे पुराने टाउन्स है, दे आर फेमस फॉर ट्रेड, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान में लाहौर हो गया, इंडिया में आगरा हो गया, एंड इराक में बगदाद हो गया। सो ये सारे टाउन्स है, पुराने टाउन्स है, और ये फेमस है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है कल्चरल टाउन। सो काफ़ी सारे टाउन फेमस है अपने रिलीजियस या एजुकेशनल फंक्शन की वजह से, उनको हम कहते हैं कल्चरल टाउन। जैसे कि वाराणसी जो है इंडिया में, वो फेमस है रिलीजियस टाउन के रूप में, ठीक है। और अगर हम रिक्रिएशनल टाउन देखें, रिक्रिएशनल मतलब फ़न, जहाँ पे हम मस्ती मजाक एंटरटेनमेंट ये सब होता है। सो लास वेगास जो है यूएसए में, इट इज़ फेमस फॉर रिक्रिएशनल टाउन्स। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल टाउन, जो इसी का ही पार्ट है। सो कुछ टाउन फेमस होते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत होती हैं, जैसे कि जमशेदपुर जो है वो बहुत फेमस है। एंड देन खेतरी, खेतरी इज़ ऑल्सो फेमस एंड इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माइनिंग टाउन। सो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। जैसे हमने रूरल का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अर्बन का। सो अर्बन सेटलमेंट भी काफ़ी सारे टाइप्स में हो सकते हैं, लीनियर, स्क्वायर, स्टार, किसी भी शेप में हो सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक में। सबसे पहला एग्जाम्पल है अदीस अबाबा एंड दूसरा है कैनबेरा। इन दोनों को अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एडिस एबेबा, और इसको हिंदी मीडियम जो बुक है उसमें अदीस अबाबा लिखा हुआ है। सो आप इसको प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हैं। सो बट इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो एडिस एबेबा ही है, ठीक है। ये कैपिटल है इथोपिया की, एंड इसकी जो ये यहाँ पे है अफ्रीका, ये अफ्रीका है, एंड देन यहाँ पे पड़ता है इथोपिया। सो इट इज़ द कैपिटल ऑफ इथोपिया, ये जो सिटी है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन 1878। एंड ये जो पूरी सिटी है, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन हिल वैली टोपोग्राफी। इसका जो रोड पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है। जो इनके रोड्स हैं दे रेडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स। कौन कौन से, पियाज़ा, अरात एंड आमिस्ट किलो, तो यहाँ के जो हेडक्वार्टर्स है उनसे ये सारी सड़कें जाती हैं। एंड जिबूती एक यहाँ पे स्टेशन है जो एडिस एबाबा का लास्ट स्टेशन है। एंड देन यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, न्यू एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है बोले। एंड यहाँ पे आपको मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी मिलेगी, मेडिकल कॉलेज मिलेंगे, अ नंबर ऑफ गुड स्कूल्स मेक एडिस अबाबा एंड एजुकेशनल सेंटर। मतलब ये बहुत अच्छे खासा डेवलप है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैनबेरा का। सो क्या हुआ था, 1912 में एक अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। उन्होंने प्लान किया था कैनबेरा को एज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने इमेजिन किया अ गार्डन सिटी फॉर अबाउट 25,000 पीपल, यानी कि इतने लोग यहाँ पे रह सकते हैं, एंड इट वुड बी अ गार्डन सिटी। यहाँ पे 5 मेन सेंटर्स बनने थे और हर एक सेंटर का अपना एक काम होता। एंड पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ डिकेड्स में इसके अपने कई सारे सिटीज़ इसके आसपास बन गई हैं जिनके अपने अपने सेंटर्स हैं, विच हैव देयर ओन सेंटर्स। और इस सिटी में, इस नगर में बहुत ओपन जो है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है और यहाँ पे बहुत सारे पार्क एंड गार्डन हैं।
सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, जिसमें सबसे पहले है टाउन्स। तो मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है नगर, ताकि आपको एक बार ध्यान रहे, पेपर में लिखते हुए ध्यान रहता है ना कि अच्छा इसको नगर कहते हैं, तो हिंदी से ज़्यादा हम रिलेट कर पाते, तो हमें याद आ जाते हैं इसके पॉइंट्स, इसलिए। सो टाउन को अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं विलेज से, कि इन दोनों में यही फ़र्क है कि विलेज में जो मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का, जो लोग बाग मेन काम करते हैं, वो है प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और जो टाउन्स है, टाउन्स में जो लोग रहते हैं वहाँ पे जो उन लोगों का मेन काम होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग, होल सेल ट्रेड, मतलब बिजनेस वगैरह, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी, क्वार्टनरी एक्टिविटी, ये सारे काम। देन नेक्स्ट है सिटी, जिसको हम हिंदी में शहर कहते हैं। तो शहर जो है वो टाउन से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, एंड इनकी जो इकोनॉमिक फंक्शन होते हैं यहाँ पे वो भी बड़ा होते हैं। दे हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। एंड जब एक सिटी में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं जब, तो उसको कहते हैं हम मिलियन सिटी। तो इसका नाम हो जाता है, उस जगह को हम कहते हैं मिलियन सिटी, जब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग होती है वहाँ पे, होते हैं वहाँ पे। देन नेक्स्ट है कॉनरबेशन। सो ये जो नाम है ये 1915 में एक शख्स थे जिनका नाम था पैट्रिक गेडिस, इन्होंने ये नाम दिया था, ये जो वर्ड है ये वर्ड दिया था। और जब छोटे छोटे टाउन्स हो गए, या फिर एक एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे टाउन्स है और सिटीज़ है, जब ये एक एरिया में मतलब मिक्स हो जाते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं, बहुत बड़ा सी एक एरिया बन जाता है, उसको कहते हैं कॉनरबेशन। यानी कि इन दोनों को मिला के एक एरिया है, मान लो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों मिक्स हो गए, ठीक है, छोटे छोटे टाउन्स और छोटी छोटी सिटीज़ मिक्स हो गई, तब बनता है कॉनरबेशन। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ग्रेटर लंदन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट है मिलियन सिटी। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ही था कि जब एक सिटी में 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो उसे मिलियन सिटी कहते हैं। एंड 1800 में लंदन पहली सिटी थी जिसको हम मिलियन सिटी कहते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हुआ था, 1 मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस की गई थी। देन 1850 में पेरिस में हुआ था, न्यूयॉर्क में 1860 में, फिर 1950 के बाद ऐसी बहुत सी सिटीज़ बनती गई जहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसने 1 मिलियन क्रॉस कर लिया। देन नेक्स्ट पॉलिस, जिसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड है ये, और इसका मतलब है ग्रेट सिटी, जिसका यूज़ 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। और ये कैसे बनता है, ये बनता है कॉनरबेशंस को मिला के, यानी कि जब एक एरिया में यहाँ पे कॉनरबेशन है, यहाँ पे कॉनरबेशन है, सो इस एरिया को हम मेगालोपोलिस कहेंगे। इसका एक एग्जांपल है यूएसए में बॉस्टन नॉर्थ में और नीचे वॉशिंगटन, ये मिला के मेगालोपोलिस बनाते हैं। ये एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप है आपकी बुक में, व्हाट इज़ अ हेल्दी सिटी। हेल्दी सिटी क्या? सो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करती है हेल्दी सिटी मस्ट हैव क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, मीट द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। सबको मिलना चाहिए, चाहे वो बाहर के आए हुए हो, दूसरे स्टेट से आए हुए हों या उसी स्टेट के हो, सबको एक बेसिक नीड्स जो होती है, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड है वो मिलनी चाहिए। इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज, मतलब हेल्थ सर्विसेज भी सबको मिलनी चाहिए। देन आपकी बुक में एक टॉपिक है अर्बन स्ट्रैटेजी। सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हैज़ आउटलाइन दीज प्रायोरिटी एज अ पार्ट्स ऑफ इट्स अर्बन स्ट्रैटेजी। सबसे पहला है इंक्रीज करना शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर। अर्बन पुअर कौन से लोग हैं? वहीं जो गाँव से शहर में आते हैं काम की तलाश में, तो उनके लिए शेल्टर बनाना। देन नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज सच एज एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। सो ये कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जिनको उनका प्रोविज़न करवाना। इम्प्रूविंग वुमेंस एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटी, कि जो वुमेन हैं उनके लिए इजीली एक्सेस हो जाए जो बेसिक सर्विसेज है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है। अपग्रेडिंग एनर्जी यूज़ एंड ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन।
अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। जैसे हमने रूरल सेटलमेंट की प्रॉब्लम डिस्कस की थी, अब हम अर्बन सेटलमेंट की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और आपकी टेक्स्ट बुक में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी यही पूछ रहा है, डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। सो ये इसके पॉइंट्स हैं जो आप लिखेंगे, हेडिंग्स हैं, एंड जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अभी समझ लेंगे। सो सबसे पहला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो क्या होता है ना कि अर्बन एरिया में रूरल एरिया से यानी कि गांव से शहर में बहुत से लोग हर साल आते हैं जॉब की तलाश में। इससे क्या होता है, अर्बन एरिया में शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग हो जाती है, यानी कि घर की कमी हो जाती है क्योंकि बहुत सारा क्राउड आ रहा है हर साल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो हेल्थ फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इन सब में बहुत कमी पड़ जाती है। फिर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इतना महंगा खर्च नहीं उठा सकते जो मकान का खर्च होता है, सो इस वजह से वो स्लम्स में या स्ट्रीट्स में जो पतली पतली गलियाँ होती हैं वहाँ पे रहते हैं, और इस वजह से जो अर्बन एरिया में जो स्लम्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। एंड देन उनका इलीगल सेटलमेंट भी होता है जिसको हम स्क्वाटर सेटलमेंट भी कहते हैं, एंड इट इज़ ग्रोइंग एज फास्ट एज द सिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम। सो इन एडुकेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो ना मिलने की वजह से और ओवर पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, एंड एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो भी उन्हें नहीं मिल पाती है। इस वजह से सिटीज़ ऑल्सो सफ़र फ्रॉम पुअर हेल्थ कंडीशन एंड देयर इज़ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हर साल इतने लोग आ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट होनी बहुत मुश्किल होती है और एजुकेशन भी नहीं होती, और इस वजह से जो क्राइम रेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दिमाग होता है शैतान का, है ना। सो ऐसे कुछ लाइन होती है। सो वो ये कि इन यहाँ पे जो आते हैं उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, या फिर वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, और इस वजह से फिर वो क्राइम की तरफ, क्रिमिनल लाइन वाली लाइन में चले जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है। देन ज़्यादातर मेल आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए शहर में, सो इस वजह से सेक्स रेशियो है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। देन नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। सो अर्बन पॉपुलेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गई, यहाँ पे डिस्पोज मतलब कूड़ा फेंकने की बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब इतना हमारे पास है नहीं जगह जहाँ पे हम कूड़े को डिस्पोज कर पाए, और यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग रहते हैं वहाँ पे दे डोंट गेट ड्रिंकेबल वाटर एंड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। प्रॉपर सीवेज सिस्टम ना होने की वजह से अनहेल्दी कंडीशन हो जाती है, एंड नए नए मकान, नए नए बिल्डिंग्स बनने की वजह से इट क्रिएट हीट इन द सिटी एनवायरनमेंट, जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे की, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक की वजह से भी पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, एंड एयर पॉल्यूशन होता है। सो ये भी बहुत सारी होती है। हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड जो आपकी दूसरी बुक है उसके भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हो रखे हैं। जो दूसरी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली, इसके भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो रखे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड स्टिल अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसका रिप्लाई करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।